नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सियासत में एक ऐसे जुमले की जिसने देश के हर तबके को एक तरह से चिंता में भली न डाला हो, लेकिन चर्चा में जरूर डाल दिया है। वो जुमला है बटोगे तो कटोगे। दरअसल ये सियासी भी है, सामाजिक भी है और इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सियासत के लिहाज से ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। देश के लिहाज से ये लोगों के बीच में दरारें पैदा कर सकता है, लेकिन राजनीति जो करे सो सब जायज़ है, ये मान के चलें। आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। बाद में इसकी उन्होंने सफाई भी दी और ये भी कहा कि उनका मतलब क्या था इसका। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये चुनाव 80-20 का है, यानी 20% अल्पसंख्यक और 80% हिंदू। इसके बाद इसी बात को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बटोगे तो लोग जश्न मनाएंगे। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बारे में बातचीत की। आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसी बात को दोहराया है। मध्य प्रदेश के हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इसीलिए इस पर बात करना जरूरी है कि आखिर इसके मायने क्या हैं। हर एक के अपने अपने तर्क हो सकते हैं। वो तर्क क्या हैं ये सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा के पहले क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मोहन भागवत जी ने, और उसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, एक साथ सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है। देश का संविधान जोड़ने की बात करता है। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। एक एक महापुरुष, वो चाहे अंबेडकर हो, उन्होंने सबने जोड़ने की बात की है, इकट्ठे रहने की बात, एकजुट रहने की बात की है। देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूं कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने सारे धार्मिक जो परिवार के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार, उनके संस्कार से बड़े नहीं है कैलाश जी। कि इसमें कोई संदेह नहीं, जो कैलाश जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। जब जब भारत बटा है तब तब भारत कटा है। स्वतंत्रता के पहले मुगलों के काल में या अंग्रेजों के काल में यदि हम लोग बटे नहीं होते तो क्या आधिपत्य सहते और मारकाट सहते क्या? 47 में कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन किया, तब भी हम बटे और तब भी कटे। तो आज तो आवश्यकता है कि समस्त भारतीयों को धर्म समाज से परे हटकर एक होने की आवश्यकता है। जो भी भारत के हैं, जो अपनी भारत माँ को मातृभूमि मानते हैं, उन सबको एक होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम विभाजित होंगे, खंड खंड में होंगे, यही कांग्रेस चाहती है। 47 में देश को बांट दिया, फिर उसके बाद समाज को बांटा, जाति, धर्म, रंग, वर्ण, भेद, मजहब, धर्म सबके आधार पर बांट दिया। ये कांग्रेस पार्टी में अंग्रेजों का मूल है और उनकी जो नीति है फूट डालो राज करो, उस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है और देश को बांटना चाहती है। हम अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो ये चर्चा तो अब लंबी चलेगी। हालांकि मुख्य चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं और लोकसभा के भी। अब कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले, जिसमें महाराष्ट्र की हम बात करें, झारखंड की बात करें और फिर बाद में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। खास बात यह कि ये बात निकली कहाँ से। शुरुआत में तो भाजपा के लोग ये कहते आए कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था
और जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया तो फिर भारत जो बचा था उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने उसकी बात भी की है तो फिर उसमें जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनको उस हिसाब से रहना चाहिए था जितना एक बंटवारे के बाद किसी को हक मिलता है। यहीं से शुरू होती है राजनीति की उठापटक, और इससे हवा तब मिली जब 2 बार से लगातार लोकसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दरअसल ये जातिगत जनगणना को बीजेपी ने दिल पर ले लिया, और उसके लिए कारण ये था कि सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना होगी, मुस्लिमों की जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है और हिंदू में फिर बहुत सारे फ़िरके होते हैं। उसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, फिर दलित है, वैश्य है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये जातिगत जनगणना की बात जब शुरू हुई तो बीजेपी और संघ एकजुट होकर इसके खिलाफ काम शुरू उन्होंने किया, और वो काम ये था कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हिंदू को जाति में बांटने की बात हो रही है, और जहाँ तक अल्पसंख्यक या मुसलमानों की बात है तो वो एकता की बात करते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जो आशंकाएं जताई है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, संघ ने, कैलाश विजयवर्गीय ने, और इसके काट में जो कहा गया है कांग्रेस ने, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जीतू पटवारी से लेकर राहुल गांधी यही कहते आ रहे हैं कि संविधान एकता के लिए है, अखंडता के लिए है, लेकिन जातिगत गणना फिर क्यों? जातिगत गणना तो अंग्रेज कराते थे, और अंग्रेज के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, क्योंकि उनका मानना था कि इससे देश बढ़ जाएगा, जातियों में बटेगा। इंदिरा जी ने भी नहीं कराया, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह तक इसकी बात नहीं आई। 2014 में भी ये बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद लगा कि अगर ये बात नहीं होगी तो कांग्रेस शायद जीत नहीं पाएगी, ऐसा राहुल गांधी और उनके जो विचारक है उनका मानना होगा, और वहीं से ये लाइन चल पड़ी जिसके काट में ये बात हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। आखिर ये सच क्या है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयंत सिंह तोमर जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और गांव देहात से संबंध रखने वाले रघुवर दयाल गोहिया जी, और जियो पॉलिटिक्स से लेकर भारतीय राजनीति और ख़ासतौर से जातिगत और धर्म की राजनीति में दखल रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। चर्चा की शुरुआत मैं जयंत जी आपसे करना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, सामाजिक समरसता की बात सब करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इतर जा रहा हूँ। जब कोई नेता ये कहे कि आधे घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम सबको ठीक कर देंगे, ये बातें जब आती हैं सोशल मीडिया में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो फिर जो दूसरा वर्ग है उसके भीतर इसकी खदबदाहट होती है, और लगातार ये सब बातें जब होती हैं तो उसी का नतीजा है कि फिर सियासी लोग कहते हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं से शुरू होता है ये सारा मसला कि अगर हिंदू जहाँ जहाँ कम होता है वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। उदाहरण के लिए बहुत सारी बातें हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें कि जहाँ हिंदू कम था वहाँ देखिए फिर इस्लाम की बात होती है, शरिया की बात होती है, फिर बहुत सारी बातें जिसके उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर हिंदू कम होता है तो फिर मंदिरों में पूजा पाठ बंद करने की बात भी होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसके लिए आदेश निकालने पड़ते हैं। तो ये सारे चीज़ें जब निकल कर आती हैं तो ये सब बातें होती हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी राय? इसके लिए सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस चर्चा को सुनते हुए और आपकी बात को सुनते हुए शकील बदायूनी का शेर याद आता है, वही मंजिलें, वही मरहले, वही महफिलें, वही काफिले, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। डॉक्टर लोहिया की याद आती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। भारतवर्ष में दोनों प्रमुख पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस की भी बहुत सी गलतियां रही हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसके परिणाम क्या होंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस आधार पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो अंततः बदले की राजनीति में परिवर्तित होती है। होना ये चाहिए कि देश में गरीबी, बेरोजगारी से लेकर तमाम समस्याएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करती सरकार,
बजाय इसके। लेकिन ये बड़ा सहज तरीका है ध्रुवीकरण का, जिसके आधार पर लोग बुनियादी समस्याओं से भटक जाएं और एक बार फिर कोई राजनीतिक दल बहुसंख्यक ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता में आ जाए। दरअसल एक बात तो जयंत जी ये चिंता का विषय है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी लाइन है राजनीति करने की। बीजेपी की लाइन पहले दिन से साफ है कि वो राष्ट्रवाद में हिंदुत्व की बात करती है, प्रखर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है। कांग्रेस से थोड़ी सी पटरी बदली है। कांग्रेस में इंदिरा जी की अगर हम बात करें, जो अक्सर सुनाया भी जाता है, उनका एक वीडियो है जो भाषण जब उन्होंने कहा था कि जाति की बात करेंगे तो देश बटेगा, कमज़ोर होगा, और फिर ये नारा था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। फिर इसको आगे बढ़ाया राजीव जी ने, और उसके बाद जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो वो अभी तक ये बता नहीं पाए कि इंदिरा जी गलत थी, उनके इंदिरा जी के पिताजी जवाहरलाल जी गलत थे, या उनके खुद के पिताजी राजीव जी गलत थे, या राजीव जी के बाद नरसिम्हा राव से लेकर 10 साल के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत थे। आखिर कौन गलत था? या तो आप भूल सुधार कर रहे हैं। अगर आप ये भूल सुधार कर रहे हैं तो फिर पुराने सब जो लोग थे वो राजनीति में कम समझ रखते थे। और यही जो बात है, मुझे लगता है कि जो गलती है या रणनीति जो भी है, और इसी वजह से बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर राजनीति में आगे बढ़ रही है। और हमें लगता है कि जो भी कुछ होगा, हमारी तो प्रार्थना है कि सब कुछ सहज हो, लेकिन बीजेपी इसमें एग्रेसिव है। और कांग्रेस के पास कोई फिलहाल इसकी सफाई में जवाब तो नहीं है कि नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक जातिगत गणना क्यों नहीं हुई। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हैं। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूं। दरअसल ये जो बटोगे तो कटोगे का मामला, ये कहीं ना कहीं देश में जो सियासत चल रही है धर्म के नाम पर, अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर, उसका अतिरेक है, उसका एक्सट्रीम है। क्योंकि अब हर पार्टी को सब्र नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अगर जातिगत गणना नहीं कराएंगे तो फिर हिंदू वोट बटेगा नहीं, और हिंदू जब तक बटेगा नहीं हम जीतेंगे नहीं। बीजेपी को लगता है कि अगर आप हिंदू को बांटेंगे तो हम इसी मुद्दे पर हिंदू को यूनाइट करेंगे और तभी हमारी सियासत चमकेगी। जहाँ तक जयंत जी ने कहा कि लोहिया जी जो कहते थे, जो उनका समाजवाद था, अब लोहिया जी के जो शिष्य हैं, चाहे वो हम लालू यादव की बात करें या मुलायम सिंह के जो चिरंजीव हैं उनकी बात करें, सब लोहियावाद से बहुत दूर निकल गए हैं, जातिवाद की घनघोर राजनीति कर रहे हैं। इस पर आपकी राय कि ये जो मामला है कहाँ तक जाएगा? चाहे आदित्य योगीनाथ का बयान हो, फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महफिल सजेगी अगर हिंदू बटेंगे तो, और उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि भगवान के पास भी शस्त्र थे, अगर आप अपनी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। और उसके बाद कैलाश जी का ये कहना कि 25 साल बाद हमारी जो अगली पीढ़ी है वो दिक्कत में जाएगी क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, ये जो घटनाएं होती, चाहे वो धर्म की हो, आज जो हो रहा है, ये एक चेन रिएक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे अभी जयंत जी ने कहा कि बात रोजगार की होना चाहिए, गरीबी की होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गरीबी और रोजगारी के साथ साथ 700 सालों से हम इस्लामी आतंकवाद और इस्लामी कट्टरवाद को देख रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। जितनी गरीबी और बेरोजगारी हकीकत है, उससे ज्यादा हकीकत ये जो इस्लामी कट्टरवाद है ये है। और इस इस्लामी कट्टरवाद का चेन रिएक्शन है। हिंदू 1947 के बाद भी घटनाएं हुई है। कांग्रेस ने इस्लाम को तुष्ट करने के लिए इस देश का विभाजन किया, मुसलमानों को धर्म के नाम पे दे दिया। ये एक हकीकत है। ये बेरोजगारी और गरीबी से हटके एक ऐसी हकीकत है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसका चेन रिएक्शन होगा। और उस चेन रिएक्शन को अभी तक एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। 2014 खासतौर से मैं इसका एक्सपोजर 2002 मानता हूँ। 2014 से बीजेपी की सत्ता आने के बाद इसका एक्सपोजर ज्यादा हुआ है और लोगों में चेतना आई है। लोगों ने एक्शन का रिएक्शन होता है, ये विज्ञान का सिद्धांत है, इसमें कोई अतिरेक नहीं है। तो ये जो अब आप ये देखिए कि आज की घटना है, उन्नाव जिले में एक रानीपुर गांव है, वहाँ 130 परिवार मुसलमानों के और 30 परिवार हिंदुओं के। और उत्तर प्रदेश योगी के राज्य में जहाँ मुसलमानों को डरा हुआ माना जाता है, उनने मंदिर बनने से रोक दिया। अब यहाँ गरीबी और बेरोजगारी कहाँ चली गई? वो गरीबी और बेरोजगारी अप्रासंगिक हो गई।
कश्मीर में 70 साल तक कांग्रेस ने 370 को ये कह के बचाव किया कि अगर हम 370 हटाएंगे तो अरब देश हम पे प्रतिबंध लगा देते, ओआईसी आ जाएगी। जब बहुमत की हिंदुओं की बहुमत की सरकार आई तो 370 को एक झटके में हटा दिया। 2002 में 59 हिंदुओं को साबरमती एक्सप्रेस में सरेआम जिंदा जला दिया था, और उसका ये था कि ये नपुंसक कौम है और इसको हम जिंदा जला दें, जिंदा काट दें, हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन हिंदुओं ने चेन रिएक्शन किया और 2000 में इस सांप्रदायिक दंगों को अच्छा नहीं मानता, समर्थन नहीं करता, लेकिन ये भी हकीकत है कि उसके बाद से गुजरात में दंगे नहीं हुए। तो ये कांग्रेस ने इस चेन रिएक्शन को 70 सालों से पैदा किया है, 700 सालों से हिंदू भुगत रहे हैं। आज हिंदुओं में चेन रिएक्शन का रिएक्शन होने लगा तो इसे आप गलत नहीं कर सकते। यहाँ बेरोजगारी और गरीबी का तर्क मायने रखते ही नहीं है। आप ये देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को काट दिया जाता है, जिस बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपने बलिदान दिए, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है। 24% पाकिस्तान में हिंदू थे, आज वो सिमट के 1.5% रह गए। तो ये घटनाएं हमें ये बताती है, ये जोर देती है कि हिंदुओं को बंटना नहीं है। और ये जो जातियां हैं भारतीय समाज का जहर है। बिल्कुल। चलिए, ये अभी तक कांग्रेस की लाइन अलग रही थी कि हम जातियों में देश को नहीं बांटेंगे, लेकिन राहुल गांधी इस जहर को फैला के बांटना चाहते, जबकि वही मुसलमानों में भी उतनी ही जातियां हैं, उतना ही धार्मिक वो सामाजिक भेदभाव है जातियों में, उसको वो एकजुट रखना चाहते हैं। तो बीजेपी अगर ये कर जी मैं लौटता हूँ। दरअसल राहुल जी के बारे में तो कुछ कहने का मतलब है कि फिर या तो आप भाजपाई हैं या फिर आप संघ के हैं या फिर कोई और हैं, लेकिन आप कांग्रेस के तो विरोधी हैं। लेकिन राहुल जी तो इतने बड़े दिल के हैं कि जिन खालिस्तानी भी मैं नहीं कहूँगा, जिन आतंकवादियों ने इंदिरा जी की हत्या, उनकी दादी की हत्या की थी, उसी को मानने वाले के साथ वो बातचीत करते हैं, पन्नू के पक्ष में बात करते हैं। गुरवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका के भी नागरिक हैं और कनाडा के भी हैं, तो बात अगर करेंगे तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं गुरवंत पन्नू, वो अमेरिका में पगड़ी पहन कर नहीं रह सकते, और बात वो कर रहे हैं खालिस्तान बनाने की, उस देश में जहां उनको पगड़ी की भी इजाज़त नहीं है, और उनके साथ राहुल गांधी के विचार मिलते हैं। तो ये तो बहुत बड़े दिल की बात है, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन रघुवर जी, ये जो मामला है कहीं ना कहीं राजनेताओं के भटकने का, वैचारिक भटकाव का है, या राजनेताओं ने सुनियोजित तरीके से, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, दोनों अपनी अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं अपने अपने तरीके से। कांग्रेस अल्पसंख्यक को तुष्ट कर रही है। मैं समय की कमी चूंकि हो जाएगी, मैं सिर्फ इसमें 2 बातें जोड़ूंगा। आज़ादी के बाद जब देश बटा तो भारत में रहने वाले मुसलमान बड़े शांत और देशभक्त हुआ करते थे, लेकिन राजनीति ने जब अल्पसंख्यकों को सिर माथे पर बैठाना शुरू किया तो फिर वो आक्रामक हो गए। और आक्रामकता की हद ये है कि इस बात की चेतावनी मिलती है कि आधे घंटे के लिए पुलिस अगर हट जाए तो हम सबको ठीक कर देंगे। जब ये बात निकल कर आती है तो उन लोगों को मौका मिल जाता है जो इन चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं। आपकी राय रघुवर जी? धर्म राजनीति से ऊपर आज की तारीख में यदि देखा जाए तो ये जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके अपने निहित स्वार्थ जो है वो सबसे आगे आगे हैं। और इन निहित स्वार्थों की खातिर, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे 2014 से अभी तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी है, और उनकी जो मदर संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, आपने भी जैसे अभी कहा था कि अखंड भारत की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो उसी दिशा में अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने का काम हो रहा है जी। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, या कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे लोग हों, ये सब उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। इनके जुमले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनका टारगेट एक ही है। नहीं, अब तो जुमले भी एक हैं। मुद्दों की तो मूल मुद्दे तो अब बचे ही नहीं है जी। अभी जो बात हो रही थी कि गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो आम जनता का भी ध्यान अलग हटाने के लिए समय समय पर, क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, आने वाले दिनों में दिल्ली में होगा चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो एक फार्मूला, मुझे ऐसा लगता है कि एक अघोषित फार्मूला इन लोगों के हाथ में आ गया है, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके हाथ में,
कि आप धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे आप सारे लोगों को यूनाइटेड करिए, चाहे वो सही हो या गलत, और वोट तो फिर मिलना ही है, ज्यादातर मिलना ही है। रघुवर जी, तो लेकिन जब इसमें सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, रघुवर जी, तब हम अपने इसमें तरीके एक बात से आती है निकल कर, आगे बढ़ाएंगे। वो ये कि ये जो बात कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी या संघ के प्रमुख या कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन इनको अवसर जातिगत जनगणना से ज़्यादा मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस जब रॉन्ग साइड जाती है तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा उभर के आती है। हमको दोनों पक्षों की तरफ जाना पड़ेगा कि गलती कौन कर रहा है। अगर जातिगत जनगणना की बात नहीं होती तो मेरे ख्याल से ये मुद्दे आगे निकल कर उतनी ताकत से नहीं आते। ये तो चल रहे हैं, पिछले 50 साल से चल रहा है ये मुद्दा, कोई आज का नहीं है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये तब ज़्यादा चर्चाओं में आया जब कांग्रेस ने जातिगत गणना की बात की। फिर बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में कहा कि भाई रामनवमी का जुलूस वहाँ से मत निकालिए, क्योंकि उस इलाके से निकाल लेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जहाँ जहाँ ये स्थिति बनती है और इस तरह के जब बयान आते हैं तब बीजेपी अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाती है, ऐसा लगता है। इस पर भी आपकी कोई लाइन अगर हो तो जरूर कहिए, फिर तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। रघुवर जी, मेरी तो यही मान्यता है और एक आम नागरिक की हैसियत से भी मैं यही चाहूंगा, और मेरे ख्याल से मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे कि हमारा देश जो है वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, ना कि जाति, ना कि धर्म और या किसी नीति विशेष के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमारा संविधान तो सबको साथ लेके चलने की बात एकदम रघुवर जी, संविधान से अलग हट के कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान को भी लोग सुविधा से मानते हैं। अगर संविधान को मानने में उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है तो संविधान को मान लेते हैं, और जब संविधान को मानने में पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो कहते हैं कि हम इसको जूते की नोक पर उड़ाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर दो तरह की बात जब करेंगे तो फिर देश की जनता बटेगी। कांग्रेस को भी इसमें साफ लाइन लेनी चाहिए, वो एक गलती करके उस पर स्थिर होती है और वहीं से बीजेपी को फायदा मिलता है। राठी जी, आपका मामला कि जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जातिगत जनगणना अंग्रेज कराया करते थे ताकि देश के लोग बटे रहें, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इसे बंद कर दिया था। अब ऐसी कौन सी इल्हाम हो गया, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया है राहुल गांधी जी को कि वो इस बात पे अड़ गए हैं? दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत, उत्तर भारत, सब जगह कहते हैं कि हम जनगणना करा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी राय, ये जो सारा मसला है, गलती कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम, ये अलग बात है, लेकिन गलतियां सब कर रहे हैं और सबकी गलती की चर्चा होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो सब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भी पूर्णतः सत्ता में है और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी लिए गए जी। तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेना था या संविधान में कुछ तब्दीली करना है तो वो भी कर लेते। तो बात फ्रीबीज की तरह चुनावी वक्त पे ये इस ढंग की बातें करना एक और मतलब एक उसका राजनीतिक लाभ कैसे लेना। तो चुनावी वक्त तो निकल गया है सर, अभी भी 2 स्टेट के चुनाव है, भाषण तो उसी के लिए। नहीं, 2 स्टेट, अपन उसको देश भर के चुनाव में और 2 स्टेट के चुनाव में फर्क है। 27 राज्यों का भारत है, 2 राज्यों का भारत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह है। झारखंड बहुत छोटा सा राज्य है, महाराष्ट्र को अपन मान सकते हैं कि बड़ा राज्य है। नहीं, आप ऐसा माने कि हमारी आर्थिक जो कैपिटल है बॉम्बे, और वो महाराष्ट्र भी एक बड़ा स्टेट है, और हर स्टेट में सत्ता में बने रहने का हर पार्टी का यही रहता है कि हम बने रहें। तो उसका एक फ्रीबीज की तरह मुझे लगता है ये भाषण, ये इस तरह के जुमले कह लूँ या जो भी कह लें। रही बात जाति जनगणना की, तो जाति गणना SC और ST के लिए तो शुरू से हमारे यहाँ संविधान में दिया गया था और उसमें अलग SC ST का परसेंटेज आता है। लेकिन अब OBC वगैरह उसके बाद आए तो अब OBC में भी मांग होने लगी और उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें लाभ लेने का प्रयास नहीं कर रही, वो मिशन बना के ये काम करना चाहती। एक तो होता लाभ लेने का प्रयास की सब लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा था, इसी को उन्होंने बहुत ताकत से उठाया और बाद में फिर सर नीतीश कुमार जी ने कर दिया। और नीतीश कुमार जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हम टोटली कांग्रेस पे आरोप लगाएं तो मुझे लगता गलत है। फिर भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को अपने NDA में लेना नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं, हम तो सबकी बात करना चाहते हैं ना, इसलिए हमारा कहना ये कि नीतीश कुमार के दादाजी नहीं थे, दादी नहीं थी इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी। नहीं, मेरा इंदिरा जी के पिताजी नेहरू जी थे। इसलिए राहुल गांधी और नीतीश कुमार को कंपेयर करने में हमें लगता है कि तुलना गड़बड़ हो जाएगी। मैं जी जल्दी से नहीं, मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि भारत का विभाजन जब सन 47 में हुआ तो उस जमाने में भी एक सोच, दूरदृष्टि रही होगी कि मुस्लिम वर्ग को अलग से एक राज्य, स्टेट दे दिया गया, कंट्री दे दी गई, जिससे कि विभाजन वैसा हो जाए। मतलब विभाजन तो उस जमाने से मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं अंग्रेजों का बीज बोया हुआ था, वो पेड़ का स्वरूप लिया, अब बड़े वृक्ष का स्वरूप लेता जा रहा है। अगर वो भी एक खंड भारत होता तो आप सोचिए कि मुस्लिम आबादी आज हिंदुस्तान में कितनी होती। बीजेपी जैसी पार्टी को इसी पर तो ऐतराज है कि जब धर्म के आधार पर एक देश बढ़ गया तो फिर यहाँ ये सब क्यों होना चाहिए। नहीं, अब और इसी पर जब आप करेंगे ये बातें, तो मैंने कहा ना, भाजपा जैसे दल इसका लाभ लेते हैं। नहीं, मेरा कहना है सब जो लोग रह गए उनके लिए, जब हम सबका साथ सबका विकास हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है और उसी तर्ज पे जब काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज देते वक्त ये देखती है कि आप कौन सी जाति के हो, हम आपको देंगे, आपको नहीं देंगे? आप कह रहे हैं कि ये भी देखना चाहिए क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। ये कुछ नेता अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अंतिम टिप्पणी, समाचार समय की कमी है, अंतिम टिप्पणी जैन जी कि अगर जातिगत जनगणना की बात नहीं होती तो फिर ये डेमोग्राफी चेंज की बातें और देश में इस तरह की बातें शायद भाजपा उतनी ताकत से नहीं उठा पाती, क्योंकि बीजेपी तो पहले दिन से, जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही बात कर रही है। संघ पहले दिन से ही बात कर रहा है, आज से 100 साल पहले से। लेकिन ये अभी रंग ले रहा है जब राहुल गांधी ने यह कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार में फ़र्क है, राहुल गांधी और स्टालिन में फ़र्क है। राहुल गांधी उस कांग्रेस के लीडर हैं जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी। स्टालिन और नीतीश कुमार को हम नहीं मान सकते। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, आपने जो कुछ कहा वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस दिक्कत ये है कि तत्काल जो सत्ता प्राप्ति की इच्छा है राजनीतिक दलों में, उसके कारण सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। स्टेट्समैन या अच्छे राजनीतिक की जो परिभाषा वो ये है कि अगले 100 साल की देख के चलते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दलों के नेतृत्व को चाहिए कि देश को देखते हुए काम करें। बिल्कुल, बीजेपी की तो लाइन पहले दिन से क्लियर है, संघ की लाइन 100 साल पहले से क्लियर है, कांग्रेस अपनी लाइन को बदलती हुई दिख रही है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो लाइन थी उसे राहुल गांधी बदल रहे हैं और इसीलिए ये झंझावात पैदा होने की स्थितियां बन रही है। मैं नहीं कहता कि कोई ये सिर्फ राहुल गांधी के बयान की वजह से है, लेकिन राहुल गांधी के ये बयान आग को और तेज भड़काने में मददगार साबित हो रहा है, ऐसा लगता है। अब ये तो जनता और लोग तय करेंगे, लेकिन अभी 80 और 20 मान 80-20 का बटोगे तो कटोगे का जो मामला है उसको लोग मानकर जिता रहे हैं। इसका मतलब कि लोग उसको सच मान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग सही फैसला करें, राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि पैदा हो और वो देश को एक कर आगे बढ़ाएं। चारों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। जैन जी आपका बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका साधुवाद, रघुवर जी आपका धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।